बड़ी खबर पाकिस्तान से सामने आ रही है। वहां बाढ़ के आफ्टर इफेक्ट अब देखने को मिल रहे हैं। बाढ़ के बाद पाकिस्तान में महामारी का खतरा बढ़ गया है। दावा किया जा रहा है कि लोगों को अब कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है और सबसे ज्यादा खतरा वहां बच्चों के लिए बना हुआ है। तो पाकिस्तान ने सदी की सबसे बड़ी बाढ़ की बाढ़ झेली और अब आफ्टर इफेक्ट ये है कि पाकिस्तान के सामने कई ऐसी बीमारियां हैं और खास तौर पर इसमें ज्यादा परेशान बच्चे हैं। बाढ़ का सबसे ज्यादा असर पाकिस्तान में सिंध प्रांत पर पड़ा है। वहां तो बादल तबाही का सैलाब लेकर आए हैं, जिसके बाद बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। जिसकी एक तस्वीर आई कंबर शहादत कोट से, जहां के हालात देखकर ऐसा लगा मानो समंदर ने शहर में दस्तक दे दी हो। गले तक पानी में डूबे लोग अपना सामान बचाने की लड़ाई लड़ते नजर आए। बाईपास से आया हूँ, 12 बच्चा माशाल्लाह गंजो 8-9 बड़ा हूँ, 5-6 12। आसमान से बरसी आफत ने कई गांव के निशान मिटा दिए, जिसके बाद उनमें रहने वाले लोग सड़कों पर आ गए। वहां से आए एक वीडियो में तो लोग सड़कों के किनारे तंबू लगाकर जीने को मजबूर दिखे। मेहनत करे, मजदूरी करे, घर ठायो, मजदूरी जी ताकत कोने जो घर ठारायो। कुछ इलाके तो ऐसे थे जहां पानी उतरने के बाद सिर्फ तबाही दिखाई दी। जिन जगहों पर लोगों की आशियाने थे वहां मलबे का ढेर नजर आया, जिसमें बचा कुचा सामान ढूंढने के लिए लोग मशक्कत करते दिखाई दिए। उधर खबर है कि अमेरिका ने अपने एक घातक मिसाइल का सीक्रेट परीक्षण किया, जिसकी खबर सामने आते ही चीन समेत अमेरिका के कई दुश्मन देशों की नींद उड़ गई, क्योंकि अमेरिका ने इस हाईटेक मिसाइल का सफल परीक्षण करने तक इसकी जानकारी पूरी दुनिया से छिपाकर रखी। लेकिन जब परीक्षण पूरी तरह सफल हो गया तब इस मिसाइल का पता दुनिया के दूसरे देशों को चल सका। खबर है कि अमेरिका की ये जैस्मर क्रूज मिसाइल हवा से जमीन पर हमला कर सकती है और इसे स्टेल्थ तकनीक से लैस बॉम्बर से दागा जा सकता है, ताकि दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दिया जा सके। बताया गया कि अमेरिका के पास काफी वक्त से ये मिसाइल थी, लेकिन जो नया परीक्षण किया गया उसमें इस मिसाइल की रेंज बढ़ा दी गई है। यानी अमेरिका चाहता है कि उसकी ये क्रूज मिसाइल और घातक बन सके। कहा जा रहा है कि चीन के साथ तनातनी की वजह से अमेरिका अपने हथियारों की ताकत बढ़ाने में जुटा है और इसी प्लानिंग के तहत उसने अपनी इस मिसाइल की मारक क्षमता को 400 किलोमीटर से बढ़ाकर अब 1000 किलोमीटर तक कर दिया है। बताया गया कि ये मिसाइल अपने साथ करीब 450 किलो विस्फोटक लेकर जा सकती है और इसमें कई ऐसे हाईटेक उपकरण लगे हैं जो अपने आप दुश्मन को खोजकर उसे तबाह कर देने की क्षमता रखते हैं। माना जा रहा है कि अमेरिका की इस मिसाइल की खबर मिलते ही चीन की परेशानी बढ़ गई है। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से। नॉर्थ कश्मीर के सोपोर इलाके से एक आतंकी को सुरक्षा बल ने गिरफ्तार कर लिया है। ये हाइब्रिड आतंकी है जिसकी पहचान शाकिब शकील डार के रूप में हुई है। तो बड़ी खबर आप जम्मू कश्मीर से देख रहे हैं, जहां पर पुलिस की गिरफ्त में 2 आरोपी आए हैं। पुलिस की गिरफ्त में ये दोनों आरोपी आ चुके हैं और शाकिब शकील डार के रूप में इनकी पहचान हुई है। ये तस्वीरें में हम आपको दिखा रहे हैं। सोपोर इलाके से एक आतंकी को सुरक्षा बल ने ये गिरफ्तार किया है। हाइब्रिड आतंकी से बताया जा रहा है, जिसकी पहचान शाकिब शकील डार के रूप में हुई है। इस बीच यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि चीन के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए जापान ने भी हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। दावा किया गया कि इसके लिए जापान अपने रक्षा बजट में भारी भरकम बढ़ोतरी करने जा रहा है, ताकि जल्द ही वो एक ऐसा हथियार बना ले जिससे चीन को चित किया जा सके। दावा किया गया कि जापान भी बहुत जल्द अपनी सेना को हाइपरसोनिक मिसाइल का तोहफा दे देगा। मतलब ये कि चीन को जवाब देने के लिए जापान उसके बराबर की ताकत से लैस होना चाहता है। चीन पहले ही दावा कर चुका है कि उसके पास एक नहीं बल्कि कई हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। चीन के मुताबिक उसकी हाइपरसोनिक मिसाइलों की जद में दुनिया के कई देश हैं जिन्हें वो जब चाहे निशाना बना सकता है और उसके इसी दावे ने जापान की टेंशन बढ़ा दी, क्योंकि पूर्वी चीन सागर के कई द्वीपों की वजह से उसकी चीन से कई सालों से दुश्मनी चली आ रही, जबकि 4 देशों का संगठन क्वाड बनने के बाद तो उसे और भी मिर्ची लग गई। असल में जापान ने ही क्वाड बनाने की पहल की थी, जिसमें भारत के साथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं। चीन ने रूस के साथ मिलकर इसका विरोध भी किया था, लेकिन उसकी एक न सुनी गई। माना जा रहा है कि इसके लिए भी चीन जापान से खार खाए बैठा है। और अब तो जापान ताइवान के साथ भी खड़ा हो गया है, यानी वो चीन को एक के बाद एक कई झटके दे रहा है। और माना जाता है कि जापान इसका नतीजा भी जानता है। वो जानता है कि चीन बौखलाहट में कुछ भी कर सकता है। जैसे रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, चीन भी उसी रास्ते पर चल सकता है। वो कभी भी अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों का रुख जापान की तरफ मोड़ सकता है, जैसा कि उसने हाल ही में ताइवान को धमकाते वक्त किया था, जब उसकी 5 मिसाइलें जापान के करीब जाकर गिरी थी। और कहा जा रहा है कि इसी बात ने जापान को मजबूर कर दिया कि वो भी अपनी सेना की ताकत बढ़ाने के लिए अपना खजाना खोल दे।
बताया गया कि वहां के रक्षा मंत्री ने भविष्य के खतरों से मुकाबले के लिए जल्द तैयारी शुरू करने की वकालत की, जिसके बाद कहा जा रहा है कि जापान की सरकार अपने रक्षा बजट को दोगुना कर सकती है और इसे कुल जीडीपी के 1% से बढ़ाकर 2% तक कर सकती है, जो कि $72 बिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 5,76,000 करोड़ रुपए होगा। दावा किया गया कि इस रक्षा बजट से अमेरिका और चीन की सेना के बाद जापान की सेना तीसरे नंबर की सबसे बड़ी सेना बन जाएगी और उसके पास हाइपरसोनिक मिसाइलों जैसे घातक हथियार भी मौजूद होंगे। हाइपरसोनिक मिसाइल बेहद घातक इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसकी रफ्तार आवाज से 5 गुना ज्यादा होती है। रेडार भी इसे पकड़ नहीं पाता है और यही बात उसे बैलिस्टिक मिसाइल से अलग और बेहतर बनाती है। और इसी हाइपरसोनिक मिसाइल की ताकत अब जापान भी पाना चाहता है। इसके साथ ही वो अपनी सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए आधुनिक ड्रोन भी तैयार करने जा रहा है, क्योंकि जापान कई बार यह दावा कर चुका है कि चीन के साथ साथ रूस के जंगी जहाज भी उसकी समुद्री सीमा में घुसपैठ करते रहते हैं। चीन के साथ जापान का रूस से भी सीमा विवाद है। इसी वजह से वो ऐसी तकनीक चाहता है जिससे अपनी सीमा में वो दोनों देशों की गतिविधियों पर नजर रख सके। दावा किया गया कि जापान अपने रक्षा बजट को बढ़ाकर बेहद ताकतवर ड्रोन बनाने की भी तैयारी कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जापान अपने रक्षा बजट का एक बड़ा हिस्सा सैटेलाइट का एक नेटवर्क बनाने में भी खर्च करेगा। दावा किया गया कि ये नेटवर्क हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी आसानी से ट्रैक कर लेगा, क्योंकि जापान के तीनों ही दुश्मन चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया अपने पास हाइपरसोनिक मिसाइल होने का दावा करते हैं। उधर खबर है कि जापान ताइवान से अपने नागरिकों को निकालने की तैयारी कर रहा है, जिसके लिए उसके एक प्रतिनिधिमंडल ने ताइवान की यात्रा भी की, क्योंकि समंदर पर युद्ध का खतरा मंडरा रहा है और कभी भी ब्लू बैटलफील्ड में जंग का सायरन बज सकता है, क्योंकि चीन चुप नहीं बैठेगा और ताइवान झुकेगा नहीं। यानी चीन और ताइवान में किसी भी समय युद्ध शुरू हो सकता है, जिसे भांपकर जापान ने अपने नागरिकों को ताइवान से निकालने का मन बना लिया है। और खबर तो यह है कि चीन के आक्रमण से पहले वहां से निजी विमानों और जहाजों के जरिए लोगों को निकाला जा सकता है, क्योंकि अगर जापान की सेना के विमान ताइवान की जमीन पर उतरे तो चीन और जापान की दुश्मनी और ज्यादा बढ़ जाएगी। माना जा रहा है कि इसी वजह से ताइवान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए जापान निजी विमान और जहाज भेज सकता है, जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी, क्योंकि ये नियमों का उल्लंघन नहीं होगा। वैसे चीन के खिलाफ जापान ताइवान के साथ है, जिसकी एक बड़ी वजह है अमेरिका, क्योंकि ताइवान और जापान दोनों अमेरिका के दोस्त हैं। और कहा जा रहा है कि जापान के ताइवान के साथ खड़े होने की ये एक बड़ी वजह है। लेकिन समंदर में जंग की आहट के बीच जापान हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा है, क्योंकि जापान और चीन में पहले से विवाद है और अगर उसकी सेना का विमान ताइवान में उतर गया तो दुश्मनी की आग में घी पड़ जाएगा। जापान इसी बात से बचकर निकलना चाहता है। जापान के 20,000 नागरिक इस समय ताइवान में हैं, जिन्हें निकालने के लिए जापान के एक प्रतिनिधिमंडल ने ताइवान की यात्रा भी की और इस प्लान पर चर्चा हुई कि कैसे बात को बढ़ाए बिना ताइवान से उसके नागरिकों की वापसी हो जाए, क्योंकि जापान नहीं चाहता कि युद्ध शुरू होने से पहले ही वो और चीन आमने सामने आ जाएं। आमतौर पर किसी देश में इमरजेंसी होने पर दूसरे देश वहां अपनी सेना का विमान भेजकर नागरिकों को एयरलिफ्ट कर लेते हैं, लेकिन ताइवान के मामले में जापान के लिए ऐसा करना मुश्किल है। वो चीन से सीधे टकराने के मूड में नहीं है। वो ताइवान के साथ तो है, लेकिन उसने अब तक ताइवान को आधिकारिक मान्यता नहीं दी है। यानी कहीं न कहीं जापान चीन के गुस्से से बचना चाहता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से चीन के विमान और जहाज साउथ चाइना सी में आग उगल रहे हैं। शांत समंदर धमाकों से गूंज रहा है। ताइवान स्ट्रेट में चीन के 60 से ज्यादा लड़ाकू विमान और 7 जंगी जहाज मंडरा रहे हैं। ऐसे हालात में अगर जापान की सेना का विमान ताइवान में उतरा तो ये बैठे बिठाए मुसीबत बुलाने जैसा होगा, क्योंकि तब वो केवल साउथ चाइना सी में ही नहीं बल्कि जापान सागर के पास भी खलबली मचा देगा। इधर 2024 के लिए नीतीश की उम्मीदवारी पर पार्टी ने अपना पक्ष रखा। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने साफ किया कि लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार पीएम पद के उम्मीदवार नहीं होंगे। प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नीतीश कुमार जी नहीं हैं। जेडीयू की सफाई के बावजूद पटना में पार्टी दफ्तर में नीतीश कुमार के सामने भी उनकी उम्मीदवारी के लिए नारेबाजी हुई। हालांकि नीतीश कुमार ने फिर अपनी उम्मीदवारी का सवाल टाल दिया, लेकिन महंगाई के मुद्दे पर केंद्र को निशाना बनाने से नहीं चूके। उत्तर प्रदेश के आगरा से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। वहां कुछ लड़के कार के बोनट पर बैठकर हवा में फायरिंग करते नजर आए, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया है। आरोप है कि ये लड़के अपने किसी दोस्त का जन्मदिन मना रहे थे, जिसके जश्न में एक लड़के ने हवा में पिस्तौल से फायरिंग की। वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस भी एक्शन मोड में आ गई, जिसके बाद उसने आरोपी की तलाश शुरू कर दी।
पंजाब पुलिस ने दावा किया कि लॉरेंस गैंग के दुश्मन बम्बिहा गैंग का कनेक्शन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से। पंजाब पुलिस के मुताबिक आईएसआई की शरण में बैठे खालिस्तान समर्थक बम्बिहा गैंग को मजबूत करने में जुटे हैं और उसकी मदद से वो न केवल पंजाब में कई आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, बल्कि दिल्ली, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में भी अपने पैर पसार रहे हैं। पंजाब पुलिस की खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि बम्बिहा गैंग की मदद के बहाने आईएसआई अपने मंसूबे पूरे करने में लगी है और सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद लॉरेंस गैंग से बदला लेने के लिए बौखलाया बम्बिहा गैंग उसके हाथों की कठपुतली बनता जा रहा है। पंजाब पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक आईएसआई ने बम्बिहा गैंग की ताकत बढ़ाने के लिए नया तरीका भी निकाला है और वो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल के लोकल गैंगस्टरों को बम्बिहा गैंग से जोड़ रहा है ताकि पंजाब के साथ साथ दूसरे शहरों में भी वो पैठ बना सके। और पंजाब पुलिस के मुताबिक आईएसआई से बम्बिहा गैंग को जोड़ने में पाकिस्तान में बैठा लखवीर रोड़े मदद कर रहा है। लखवीर रोड़े को पंजाब में हुई कई आतंकी घटनाओं के लिए जिम्मेदार बताया जाता है और अब वो बम्बिहा गैंग की मदद के नाम पर आईएसआई को फायदा पहुंचा रहा है। सूत्रों के मुताबिक कनाडा में बैठा अर्श डल्ला नाम का एक गैंगस्टर भी लखवीर रोड़े से जुड़ा है और वो बम्बिहा गैंग को हथियार और पैसे देता है। पुलिस के मुताबिक कुछ समय पहले ही अर्श डल्ला के 3 गुर्गे दीपक, संदीप और सोनू डागर दिल्ली में आतंकी साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। इनमें सोनू डागर बम्बिहा गैंग का खास गैंगस्टर बताया जाता है। इसके साथ ही बम्बिहा गैंग ने अपने एक साथी को भगाने के लिए 29 अगस्त को हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ कोर्ट परिसर में भी गोलीबारी की थी। पुलिस ने इस घटना में जिन 2 बदमाशों की पहचान की उनमें एक का नाम चस्का है और बम्बिहा गैंग का बेहद खतरनाक गुर्गा माने जाने वाले चस्का पर ही गोल्डी बराड़ के भाई की हत्या का आरोप है। कहा जाता है कि अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए ही गोल्डी बराड़ ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाई, क्योंकि गोल्डी बराड़ को शक था कि उसके भाई की हत्या के बाद शूटरों को मूसेवाला ने ही पनाह दी थी। इसके साथ ही वो मूसेवाला की बम्बिहा गैंग से नजदीकी पर भी भड़का हुआ था। इसी वजह से उसने लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर मूसेवाला की हत्या करवा दी और उसी के बाद से बम्बिहा गैंग दोनों से बदला लेने की कसम खा रहा है, जिसके बाद पंजाब पुलिस ने बड़ी गैंग वॉर से निपटने की तैयारी होने का दावा भी किया। लेकिन अब खबर आई कि बम्बिहा गैंग के तार आईएसआई से जुड़े हैं, जो आने वाले दिनों में एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। इस बीच खबर है कि पाकिस्तान के ग्वादर में चीन के नागरिकों को निशाना बनाने के लिए आत्मघाती हमलावर ईरान से आया था। मतलब यह कि ईरान में ग्वादर हमले की प्लानिंग की गई थी। असल में पिछले महीने 21 अगस्त को वहां चीनी नागरिकों के एक काफिले पर हमला किया गया था और उस आत्मघाती हमले में 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई थी, जबकि चीन के एक नागरिक समेत कई लोग घायल हो गए थे। यह हमला उस वक्त हुआ था जब चीनी नागरिकों की 4 गाड़ियां ग्वादर एक्सप्रेसवे से गुजर रही थी। तभी वो आत्मघाती हमलावर एक गाड़ी की तरफ दौड़ने लगा और पास पहुंचते ही उसने खुद को उड़ा लिया था। कुछ घंटों के बाद बलोच लिबरेशन आर्मी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी और इस हमले के करीब 12 दिन बाद ये दावा किया जा रहा है कि बलोच लिबरेशन आर्मी से जुड़ा वो हमलावर ईरान के रामिन इलाके का रहने वाला था। और ये जानकारी तब सामने आई जब वहां की पुलिस ने बलोच लिबरेशन आर्मी से जुड़े 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। दावा किया गया कि पूछताछ के दौरान तीनों ने ग्वादर में हुए आत्मघाती हमले का सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। और बलूचिस्तान पुलिस के मुताबिक पूछताछ के दौरान आरोपियों ने यह बताया कि 10 अगस्त की रात को आत्मघाती हमलावर को ईरान से ग्वादर लाया गया था। वो कुछ दिनों तक मछुआरों की कॉलोनी में छिपा था और चीनी नागरिकों के काफिले पर हमले की ताक में था। दावा यह भी किया गया कि इस हमले का मास्टरमाइंड रसूल बख्श है, जो ईरान के चाबहार इलाके का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि रसूल बख्श ईरान से उन 4 आतंकियों को भी पाकिस्तान लेकर आया है जिन्होंने 2019 में ग्वादर के पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल को निशाना बनाया था। मध्य प्रदेश के सीहोर से एक दर्दनाक तस्वीर सामने आई है जो सिस्टम पर कई सवाल खड़े करती है। यहाँ एक परिवार अपने बेटे का शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस ढूंढता रहा, लेकिन उन्हें एम्बुलेंस नहीं मिली। मानवता को शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें आपको हैरान कर देंगी। आखिर तमाम कोशिशों के बावजूद भी इस परिवार को एम्बुलेंस क्यों नहीं मिली? दरअसल एक लड़का अपने दोस्तों के साथ पार्वती नदी में नहाने गया था। तभी अचानक उसका पैर फिसल गया और वो नदी में डूब गया। उसके दोस्तों ने उसको बचाने की कोशिश भी की, लेकिन वो नाकाम हो गए। उस लड़के की मौत हो गई, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया और लड़के का शव बरामद कर उसके परिजनों को सौंप दिया। शव को वापस गांव ले जाने के लिए परिवार कई देर तक यहाँ वहाँ भटकता रहा, लेकिन उन्हें एम्बुलेंस नहीं मिली और आखिरकार उसके परिवार वालों को उसका शव बाइक पर ही ले जाना पड़ा। इधर अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में रैली की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के द्वारका में एक जनसभा की, जिसमें उन्होंने अपनी सरकार बनने पर किसानों को 12 घंटे बिजली और 2 लाख तक का कर्ज माफ करने की बात दोहराई। किसानों को दिन में बिजली देंगे, 12 घंटे बिजली देंगे अपनी खेती करने के लिए।
यूपी सरकार लोगों को रोजगार देने के लिए राज्य में कौशल विकास यूनिवर्सिटी खोलेगी। साथ ही हर जिले में कौशल विकास केंद्र भी बनाए जाएंगे। इस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में जमीन की तलाश भी तेज हो गई। दिल्ली पुलिस ने पहाड़गंज इलाके में हुई करोड़ों की लूट के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इस बीच पटना में टीईटी परीक्षा की मांग कर रहे सैकड़ों अभ्यर्थियों ने सड़क पर जमकर हंगामा किया। ये प्रदर्शनकारी राजभवन का घेराव करने के लिए निकले थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने बैरिकेडिंग कर इन अभ्यर्थियों को बीच रास्ते में ही रोक दिया। ऐसे में टीईटी परीक्षा की मांग कर रहे ये प्रदर्शनकारी वहीं बैठ गए और घंटों वहां से हटने को तैयार नहीं हुए। इससे पहले इन लोगों ने विशाल रैली भी निकाली। जब ये प्रदर्शनकारी रास्ते से हटने को तैयार नहीं दिखे तो पुलिस ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी। प्रदर्शनकारियों को जबरन वहां से उठाने की कोशिश की गई, लेकिन इस दौरान एक प्रदर्शनकारी बेहोश होकर सड़क पर गिर गई, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया और ऐसे में कई लोग उसकी देखरेख में जुट गए। बेहोश हुई उस लड़की को पानी पिलाकर उठाया गया, जिसके बाद पुलिस उसे अपने साथ थाने ले जाने लगी, लेकिन वो बार बार अपनी खराब तबीयत का हवाला देकर पुलिस वालों को रोकती नजर आई। मेरा प्रेशर में चोट लग गया। दूसरी तरफ हंगामा कर रहे दूसरे प्रदर्शनकारियों ने यह साफ कर दिया, उनकी मांगे जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक उनका आंदोलन चलता रहेगा। 17 में हुई थी बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा, उसके बाद 5 वर्षों से अभी तक बीटेट नहीं हुई है। हालांकि काफी देर तक चले इस हंगामे के बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को वहां से हटा दिया, जिसके बाद ट्रैफिक व्यवस्था बहाल हो पाई। उधर रूस और यूक्रेन के बीच 6 महीने से जारी जंग का नतीजा अब तक तय होता नहीं दिख रहा, लेकिन एक देश ऐसा है जो ये जंग लड़े बिना ही जीतता हुआ नजर आ रहा है। वो देश है तुर्की। इस युद्ध ने पहले दिन से ही तुर्की के वारे नारे कर दिए हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि जंग बस बर्बादी लाती है, उसमें विजेता कोई नहीं होता, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि तुर्की ने इस कहावत को गलत साबित कर दिया है, क्योंकि रूस और यूक्रेन की लड़ाई ने तुर्की की चांदी कर दी है। यूक्रेन को बारकताश ड्रोन बेचकर तुर्की मालामाल तो हुआ ही, उसने खुद को कूटनीति का किंग भी साबित कर दिया। अभी जुलाई में ही तुर्की ने रूस से डील करके यूक्रेन के करोड़ों टन के अनाज का एक्सपोर्ट शुरू कराया, जो कि जंग की शुरुआत से ही अटका हुआ था। यूक्रेन अनाज का दुनिया का चौथा बड़ा एक्सपोर्टर है, लेकिन यूक्रेन के बंदरगाहों पर ब्लॉकेड लगाकर रूस उसका अनाज एक्सपोर्ट नहीं होने दे रहा था। लेकिन तुर्की ने रूस को मनाया और वो कर दिखाया जो कोई देश नहीं कर पा रहा था। इससे तुर्की ने दुनिया के सामने खड़ा खाने का बहुत बड़ा संकट तो टाला ही, बल्कि पुतिन से डील करके खुद को पावर ब्रोकर भी साबित कर दिया। लेकिन तुर्की का प्लान यहीं पर खत्म नहीं होता, वो इससे कहीं आगे का है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि युद्ध के इस खेल में तुर्की के पास एक नहीं बल्कि कई ट्रम्प कार्ड हैं, जिन्हें वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए चल सकता है और यूरोप, नेटो, यहां तक कि अमेरिका को भी अपने आगे झुका सकता है। सबसे पहली बात तो यह कि दुनिया के नक्शे पर तुर्की की लोकेशन उसे बेहद अहम बना देती है। तुर्की वहां है जहां एशिया और यूरोप एक दूसरे से मिलते हैं। उसका एक पैर यूरोप में है तो दूसरा एशिया में। काला सागर में घुसना है तो उसका रास्ता खोलने की चाबी भी तुर्की के पास ही है। लेकिन तुर्की की लोकेशन ही उसकी इकलौती ताकत नहीं है, बल्कि तुर्की के पास ऐसी दवा है जो तेल और गैस के मर्ज से तड़प रहे यूरोप का इलाज कर सकती है। यूरोप ऊर्जा के लिए रूस के तेल और गैस के भरोसे है और जंग की वजह से रूस ने उसे अपनी गैस सप्लाई काफी हद तक कम कर दी है। अब यूरोप का संकट यह है कि सर्दियां बस आने को ही हैं और अगर उसे रूस की गैस का विकल्प नहीं मिला तो हाड़ कपा देने वाला जाड़ा उसे बेहाल कर देगा। इसलिए यूरोप किसी भी तरह गैस पाने के लिए हाथ पैर मार रहा है। इसी बात पर यहां सीन में आते हैं मध्य और पश्चिम एशिया। तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसे मध्य एशिया के देशों में गैस का भंडार है। कतर, इजराइल और ईरान जैसे पश्चिम एशिया के देशों के पास भी काफी गैस है। अब अगर यूरोप को इन देशों से गैस चाहिए तो तुर्की की मदद लिए बिना काम नहीं बनेगा, क्योंकि इन देशों से जो गैस पाइपलाइनें गुजरेंगी उन्हें तुर्की से होते हुए ही जाना होगा। क्योंकि बात वही है कि तुर्की एशिया और यूरोप के बीच में है, उन्हें आपस में जोड़ने वाली कड़ी है। यानी तुर्की गैस ट्रांजिट हब बन सकता है और यूरोप को गैस दिला सकता है। इसलिए यूरोप चाहकर भी तुर्की को नाराज नहीं कर सकता। तभी तो रूस से गैस खरीदनी जारी रखने के बावजूद यूरोपियन यूनियन तुर्की का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। यहां तक कि जुलाई और अगस्त में तुर्की के राष्ट्रपति ने 2 बार पुतिन से मुलाकात भी की, तब भी यूरोप कुछ नहीं कर पाया। हालांकि अगर इन पैतरों से भी बात नहीं बनी तो तुर्की के पास एक और हथियार है, और वो हथियार है शरणार्थी। यूरोप में बसने का सपना लिए जो लाखों शरणार्थी अफ्रीका और एशिया से भागते हैं, उन्हें भी तुर्की से ही होकर यूरोप पहुंचना पड़ता है। लेकिन यूरोपियन यूनियन से हुई रेफ्यूजी डील के तहत तुर्की अपने यहाँ ही उन शरणार्थियों को पनाह दे देता है और उन्हें यूरोप में बढ़ने नहीं देता। लेकिन इसकी एवज में तुर्की यूरोपियन यूनियन से सैकड़ों करोड़ यूरो वसूलता है। अगर तुर्की उन शरणार्थियों को यूरोप में छोड़ दे तो यूरोप का वैसे ही बंटाधार है।
तुर्की के राष्ट्रपति रजिब तायिप एर्दोआन यूरोप की इन्हीं कमजोरियों का फायदा उठाकर खेल खेलने में लगे हैं। उन्हें समझ आ गया है कि यही वक्त है जब तुर्की को दुनिया में उसका वो खोया रुतबा वापस दिलाया जा सकता है जो ऑटोमन साम्राज्य के समय पर हुआ करता था। इसलिए लोहा गर्म देखकर उन्होंने वार कर दिया है। इधर उत्तराखंड के चमोली से दिल दिला देने वाला वीडियो सामने आया है। वहां पहाड़ दरकने से मलबा नेशनल हाईवे पर आ गिरा है, जिसकी वजह से बद्रीनाथ हाईवे को कुछ देर के लिए बंद करना पड़ा और कुछ लोगों ने मिलकर एक फंसी हुई कार को मलबे से बाहर निकालने की कोशिश की। इन लोगों की कुछ देर की मेहनत रंग लाई और कार को मलबे से बाहर निकाल लिया गया, लेकिन कुछ ही देर बाद एक बस भी मलबे में फंस गई। तो ये तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली की आप देख रहे हैं। हर तरफ आप देख रहे हैं बाढ़ और बारिश की तबाही। ऐसे में उत्तराखंड में जैसे ही बारिश होती है सबसे ज्यादा खतरा होता है कि पहाड़ दरकने शुरू हो जाते हैं। और ये चमोली का हाईवे है जो आप देख रहे हैं, वहां पर यात्री फंसे हुए हैं। हालांकि जो एक कार फंसी हुई आप देख रहे हैं, इसे स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाल लिया गया, लेकिन एक बस भी इसी हाईवे पर फंस जाती है। आवाजाही थोड़ी देर के लिए बाधित हुई है। तो हाईवे पर गिरा हुआ पहाड़ों का मलबा है और बारिश के बाद उत्तराखंड में हालात कुछ ऐसे ही होते हैं। पहाड़ दरकने शुरू हो जाते हैं, जिससे आवाजाही ठप हो जाती है। उधर अर्जेंटीना के उपराष्ट्रपति क्रिस्टीना फर्नांडिस पर जानलेवा हमले की कोशिश नाकाम हो गई। हमलावर ने उनके सिर पर ही पिस्तौल दान दी थी, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी रही कि गोली चली नहीं, जिसके बाद फायरिंग की कोशिश करने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि उसने उस वक्त अर्जेंटीना के उपराष्ट्रपति की हत्या की कोशिश की जब वो अपने घर के बाहर समर्थकों से मिल रही थी। हमलावर ने भीड़ के बीच से निकलकर अचानक क्रिस्टीना फर्नांडिस के सिर पर पिस्तौल तान दी। उसने पिस्तौल का ट्रिगर भी दबाया, लेकिन गोली चल नहीं पाई। अर्जेंटीना के उपराष्ट्रपति पर हमले की कोशिश की खबर फैलते ही वहां हड़कंप मच गया। उनकी सुरक्षा में मौजूद पुलिसकर्मी एक्शन में आ गए। उन्होंने तुरंत हमलावर को पकड़ लिया, साथ ही वो पिस्तौल भी बरामद कर ली जिससे क्रिस्टीना फर्नांडिस को मारने का प्लान था। और जैसे ही ये खबर सामने आई, पूरे अर्जेंटीना में इस घटना का विरोध शुरू हो गया। क्रिस्टीना फर्नांडिस न केवल 2 बार अर्जेंटीना की राष्ट्रपति रह चुकी हैं, बल्कि अगले चुनाव में भी वो इस पद की प्रबल दावेदार मानी जा रही हैं। लेकिन जब वो अर्जेंटीना की राष्ट्रपति थीं, तब उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। यही नहीं, हाल ही में क्रिस्टीना फर्नांडिस के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज कर उन्हें भ्रष्टाचार के मामले में सजा देने की भी मांग की गई थी, जिसके बाद से ही उपराष्ट्रपति के सैकड़ों समर्थक अपनी एकजुटता दिखाने के लिए उनके घर के बाहर इकट्ठा हो रहे हैं। पिछले कई दिनों से क्रिस्टीना फर्नांडिस के घर के बाहर लोगों का तांता लगा हुआ है। बताया गया कि वो रोजाना घर से निकलकर अपने समर्थकों से मिलती हैं और हमले के वक्त भी क्रिस्टीना फर्नांडिस ऐसा ही कर रही थी। खबर है कि हमलावर की पिस्तौल में 5 गोलियां थीं, लेकिन वो अपने प्लान में कामयाब नहीं हो सका। बाद में इस मामले की जांच शुरू कर दी। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूसी सेना की दागी गई एक मिसाइल उसके ही शहर पर जा गिरी। बताया गया कि पुतिन की फौज ने यूक्रेन की सेना को टारगेट कर खार्किव की तरफ मिसाइल दागी थी, लेकिन उसका निशाना चूक गया और वो उसके ही शहर बेलग्रद में जा गिरी। खबर है कि रूसी सेना ने यूक्रेन की तरफ से किए जा रहे ताबड़तोड़ हमलों का जवाब देने के लिए मिसाइल दागी थी, लेकिन वो यूक्रेन में गिरने के बजाय उसके ही शहर में एक इमारत के पास जा गिरी। पुतिन की सेना के मिसाइल दागने के बाद का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें रात के अंधेरे में एक मिसाइल आसमान में उड़ती दिखाई दी, लेकिन कुछ दूर उड़ने के बाद वो मिसाइल वहां पास के एक इलाके में गिर गई। दावा किया गया कि रूसी सेना ने इस्कंदर मिसाइल से यूक्रेन की सेना पर हमला किया था, लेकिन मिसाइल का निशाना चूक गया और वो बेलग्रद में ही गिर पड़ी। शहर के बीचों बीच गिरी मिसाइल को देखकर वहां के लोग खौफ में आ गए, क्योंकि यूक्रेन के हमलों से वो पहले ही दहशत में थे। लेकिन जब रूसी सेना का निशाना चूक गया तो उसकी टेंशन और बढ़ गई। रूस का बेलग्रद शहर यूक्रेन के बॉर्डर से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर है। जंग शुरू होने के बाद से ही जेलेंस्की की सेना लगातार इस शहर पर जोरदार हमले करती रही है। वहीं रूसी सेना भी यूक्रेन पर यहां से पलटवार करने में पीछे नहीं रही है, लेकिन खबर है कि जंग के बीच फंसे लोग अब बेलग्रद शहर छोड़कर भाग रहे हैं, जिसका अंदाजा वहां के एक रेलवे स्टेशन से सामने आए वीडियो को देखकर लगाया जा सकता है। सैकड़ों लोग रेलवे स्टेशन के बाहर ट्रेन का इंतजार करते नजर आए। उधर रूस की सबसे बड़ी कैब कंपनी पर हैकरों ने हमला बोल दिया। हैकरों ने मॉस्को में एक ही जगह के लिए कई गाड़ियों को एक साथ बुक कर दिया, जिसकी वजह से वहां लोग बुरी तरह जैम में फंस गए। सामने आए वीडियो में सड़क पर टैक्सियों की लंबी कतार नजर आई। सैकड़ों गाड़ियां जैम में फंसी दिखाई दी। मॉस्को शहर के बीच इस तरह से टैक्सियों के एक साथ इकट्ठा होने से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ऑफिस और घर जाने वाले लोग जैम में काफी देर तक फंसे रहे। जानकारी के मुताबिक किसी हैकर ने मॉस्को की एक जगह के लिए सैकड़ों टैक्सियों को बुक किया था, जिसके बाद वहां पहुंचने के लिए निकली गाड़ियों की वजह से कई हिस्सों में ट्रैफिक थम गया। हैकरों ने जिस यानडेक्स टैक्सी कंपनी पर हमला किया, उसका कारोबार रूस समेत पूर्वी यूरोप और अफ्रीका तक फैला हुआ है। इसकी गिनती सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी पर तेजी से काम करने वाली कंपनियों में होती है।
रूस के करीब 300 शहरों में इस कंपनी की टैक्सियां चलती हैं। इधर मुंबई में भारी मात्रा में ड्रग्स के साथ एक आरोपी पकड़ा गया। मुंबई में एनसीबी ने छापेमारी की और 210 किलो ड्रग्स के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हरियाणा के पंचकुला की एक मार्केट में 100 से ज्यादा दुकानों में आग लग गई, जिससे दुकानदारों को करोड़ों का नुकसान हुआ। मुंबई में विराट कोहली किशोर कुमार के बंगले में एक रेस्टोरेंट खोलेंगे। किशोर कुमार के बेटे अमित कुमार ने यह जानकारी दी। इटली के मिलान एयरपोर्ट पर खोजी कुत्ते ने एक व्हील चेयर के अंदर छिपाकर ले जाए जा रहे नशीले पदार्थ का पता लगा लिया। वहां तैनात सुरक्षा बल के जवान इन कुत्तों की मदद से सामान की जांच में जुटे हुए थे। और तभी एक खोजी कुत्ता व्हील चेयर पर बैठे एक आदमी के पास जाकर रुक गया, जिसके बाद सुरक्षा में जुटे जवानों ने व्हील चेयर की जांच शुरू की और जब उसकी सीट को फाड़कर अंदर देखा तो उसमें सीट के अंदर नशीला पदार्थ रखा हुआ मिला। इसके बाद व्हील चेयर की दूसरी गद्दी की भी तलाशी ली गई और उसमें भी नशीला पदार्थ बरामद हुआ। बताया गया कि व्हील चेयर से कुल 11 पैकेट बरामद हुए। इनमें करीब 13 किलो से ज्यादा नशीला पदार्थ रखा हुआ था, जिसके बाद व्हील चेयर पर बैठे आदमी को हिरासत में ले लिया गया। उधर महाराष्ट्र के पुणे में मौजूद सागर डिफेंस इंजीनियरिंग नाम की कंपनी ने एक ऐसा ड्रोन तैयार किया जिसमें बैठकर इंसान हवा में उड़ सकेगा। इस ड्रोन का नाम वरुणा रखा गया है, जिसका इस्तेमाल आने वाले दिनों में भारतीय नौसेना करेगी। और इसी वजह से 18 जुलाई को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने वरुणा ड्रोन का प्रदर्शन किया गया था। सेना के लिए बनाए गए इस ड्रोन की खासियत जानने के लिए न्यूज 18 की टीम पुणे पहुंची। ड्रोन बनाने वाली कंपनी की तरफ से बताया गया कि इसका वजन 190 किलोग्राम है और वो 130 किलोग्राम वजन के साथ आसानी से उड़ान भर सकता है। चारों तरफ से ये पूरा कवर किया हुआ है ताकि कोई भी अनहोनी या कोई फिर हादसा ना हो। कंपनी का दावा है कि ये ड्रोन 25 किलोमीटर का सफर सिर्फ 30 मिनट के अंदर पूरा कर लेगा। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि उड़ान के दौरान तकनीकी खराबी आने के बाद भी ये ड्रोन सुरक्षित तरीके से लैंड करने में सक्षम है। और तो और ये ड्रोन किसी भी जगह से उड़ान भर सकता है और कहीं भी लैंड कर सकता है। और इसी वजह से इसका इस्तेमाल एयर एम्बुलेंस के लिए भी किया जा सकता है। यही नहीं, इस ड्रोन की मदद से दूर दराज के उन इलाकों में भी जरूरत का सामान पहुंचाया जा सकता है जहां पहुंचना आसान नहीं है। बताया गया कि इसमें 16 पंख लगे हैं जो इसे हवा में उड़ने की ताकत देते हैं। अगर ये 16 पंखों में से 4 या 5 रॉयटर्स अगर खराब भी हो जाते हैं तब भी ये ड्रोन आसानी से हवा में उड़ते रहेगा। इसके अलावा वरुणा ड्रोन में एक पैराशूट भी लगा है जो इमरजेंसी में अपने आप खुल जाएगा, जिससे ड्रोन सुरक्षित तरीके से लैंड हो जाएगा। कंपनी का दावा है कि ये वरुणा ड्रोन पूरी तरह ऑटोमेटिक है। मतलब ये कि इस ड्रोन में सिर्फ इंसान को बैठना होगा और फिर ये खुद ही उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा। उधर तुर्की ने अपना नया सुपरसोनिक ड्रोन लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है बायरक्तार किजलेलमा। ये ड्रोन तुर्की के लड़ाकू ड्रोन बनाने वाली कंपनी ने बनाया है और इसे ऐसे समय में लॉन्च किया गया जब रूस और यूक्रेन की जंग 7वें महीने में एंट्री ले चुकी है। यूक्रेन जंग के दौरान तुर्की के ड्रोन खूब चर्चा बटोर चुके हैं। उसके बायरक्तार TB2 ड्रोन ने यूक्रेन की सेना का बहुत साथ दिया और युद्ध के शुरुआती दिनों में ही रूस की सेना को छकाया था। और जंग के बीच तुर्की एक नया ड्रोन लेकर आया है जो सुपरसोनिक है, यानी उसकी रफ्तार ध्वनि की गति से तेज है। तुर्की ने अपने सुपरसोनिक ड्रोन को नाम दिया है बायरक्तार किजलेलमा, जिसमें यूक्रेन में बना इंजन लगाया गया है। यानी बायरक्तार किजलेलमा को बनाया है तुर्की की कंपनी ने और ये चलेगा यूक्रेन के इंजन से। इस ड्रोन को तुर्की के सबसे बड़े एरोस्पेस और टेक्नोलॉजी फेस्टिवल में लॉन्च किया गया और ये अगले साल यानी 2023 में आसमान में उड़ान भर सकता है। वैसे इस ड्रोन को लॉन्च करने से पहले तुर्की की कंपनी ने ट्विटर पर इसका प्रोटोटाइप शेयर कर दिया था, जिससे इसकी खूबियों का अंदाजा लगाया गया था। लेकिन प्रोटोटाइप के बाद जब इसे हकीकत में दुनिया के सामने लाया गया तो पता चल गया कि तुर्की लड़ाकू ड्रोन की दुनिया में एक और तहलका मचाने वाला ड्रोन लेकर आया है जो 2023 में उड़ान भरेगा और तुर्की के दुश्मनों को बता देगा उसके ड्रोन सब पर भारी है। इस ड्रोन की खासियत है इसकी स्पीड, जो पलक झपकते ही इसे दुश्मन की आंखों से ओझल कर देगी, वो भी टारगेट बर्बाद करने के बाद। बायरक्तार किजलेलमा 35,000 फीट की ऊंचाई पर 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है और इसकी रेंज है 930 किलोमीटर। इसके अलावा ये ड्रोन 1500 किलो वजन लेकर उड़ सकता है। यही नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्टेल्थ तकनीक इसे और ज्यादा खतरनाक बनाती है, क्योंकि ये कब दुश्मन के इलाके में घुसेगा और अपना काम करके लौट आएगा ये पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये स्टेल्थ तकनीक और स्पीड दोनों से दुश्मन को चकमा देगा और अपना काम करके लौट आएगा। वैसे सुपरसोनिक ड्रोन का एक प्रोटोटाइप वो पहले भी दिखा चुका है और बायरक्तार किजलेलमा उसका अपग्रेडेड वर्जन है। तुर्की की प्लानिंग है कि इस ड्रोन के दोनों वर्जन एक साथ 2023 में उड़ान भरें और अगर ऐसा हुआ तो ये उसकी बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि पहले ही उसके बायरक्तार TB2 ड्रोन की भारी डिमांड है। तुर्की का ये ड्रोन 16 देशों के पास पहले से है और 14 ने इसे खरीदने की तैयारी कर ली है। यूक्रेन में इस ड्रोन का जलवा देखने के बाद अफ्रीकी देश तो इसके पीछे पागल हो चुके हैं और तुर्की को ऑर्डर पर ऑर्डर मिल रहे हैं।
ऐसे एक नए ड्रोन का आना तुर्की की ताकत और लड़ाकू ड्रोन बाजार में उसकी धमक दोनों बढ़ाएगा। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें एक तेज रफ्तार स्कूटी फिसलती दिखाई दी है। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें एक स्कूटी सड़क पर फिसल गई। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें एक ऑटो सड़क से गुजरता दिखाई दिया। उसी वक्त पीछे से आ रही स्कूटी सड़क पर पानी की वजह से फिसल गई। स्कूटी की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो फिसलकर सामने से आ रहे ऑटो से जा टकराई और उस पर सवार महिला स्कूटी से उछलकर दूर जा गिरी। इस हादसे के बाद वहां अफरा तफरी मच गई और लोग उन महिलाओं को उठाने के लिए भागने लगे। इस घटना में दोनों महिलाएं घायल हो गईं, जिन्हें वहां मौजूद लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया। बिहार के बेतिया में एक निर्माणाधीन दुर्गा पूजा पंडाल में अचानक आग लग गई, जिससे पूरा पंडाल में लगा बांस और बाकी का सामान जलकर राख हो गया। बेतिया के दुर्गा पूजा पंडाल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक आग लग गई और पूरा पंडाल धू-धू कर जल गया। जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक सब कुछ जल चुका था। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन पूजा समिति को काफी नुकसान हो गया। हैरानी की बात तो ये थी कि जहां आग लगी वहां बिजली विभाग का कार्यालय भी है। बावजूद इसके इतनी बड़ी घटना हो गई और आग लगने के बाद आसपास के इलाकों में बिजली बाधित हो गई। इधर हरियाणा की रैली में जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरियाणा के कैथल में एक जनसभा की और परिवारवाद के बहाने कांग्रेस पर फिर हमला बोला। दिल्ली से जर्मनी जाने वाले 2 विमानों की उड़ानों को रद्द कर दिया गया। इसके बाद एयरपोर्ट पहुंचे कई यात्रियों ने हंगामा किया। हालांकि बाद में पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को शांत करवाया। बताया गया कि जर्मनी में पायलटों की हड़ताल की वजह से ऐसा हुआ। यूपी के आजमगढ़ में कुछ बदमाशों ने एक प्रधान के पति पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस बीच भारत अब दुनिया के चंद ऐसे देशों में शामिल हो गया जो स्वदेशी तकनीक से एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकते हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने IAC विक्रांत देश की नौसेना को समर्पित कर दिया। इसके साथ ही पूरी दुनिया को मेक इन इंडिया अभियान की ताकत भी दिखा दी और यह साबित कर दिया कि भारत के पास नामुमकिन को मुमकिन बनाने का भी हौसला है। INS विक्रांत केवल एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, बल्कि समंदर की लहरों पर तैरता हुआ एक शहर है। विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है। लहरों पर राज करने वाला एक ऐसा कैरियर जिस पर एक साथ 30 विमान खड़े हो सकते हैं। दुश्मन किसी भी तरफ से बुरी नजर भी डाल ले तो विक्रांत पलक झपकते ही उसका सर्वनाश कर सकता है। टॉर्पीडो से मिसाइलों तक कोई ऐसा हथियार नहीं जो विक्रांत पर तैनात न हो। भारत की नौसेना के सबसे पहले एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम भी विक्रांत ही था। वो नए विक्रांत जैसा आधुनिक नहीं था, लेकिन फिर भी 1971 की जंग में उसने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे। अब उसी विक्रांत का नया अवतार दुश्मनों के होश उड़ा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से चीन लगातार अपने आप को जो है ब्लू वाटर्स में मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, वो जो है अब इससे जो है काफी हद तक लगाम लग पाएगी। विक्रांत जितना बड़ा है उतना ही रहस्यमयी है और जितना ताकतवर है उतना ही सुरक्षित भी। सबसे अहम बात यह कि जहां भी विक्रांत की तैनाती हो जाए वहां दुश्मनों का काल तय है, क्योंकि IAC विक्रांत में डिजाइन से लेकर तकनीक तक और मजबूती से लेकर हथियारों तक सब कुछ नए जमाने का है। पहली बार भारत ने कोई एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है, वो भी ऐसा जो ताकत के मामले में किसी मिसाइल से कम न हो। IAC यानी इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत को बनाने में 20,000 करोड़ का खर्च आया। 262 मीटर लंबे और 62 मीटर चौड़े IAC विक्रांत का वजन 43,000 टन होगा, जब उस पर उसकी पूरी क्षमता के बराबर वजन मौजूद हो। अब तक इतना भारी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने वाले देश केवल अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस है। भारत ऐसा छठा देश बन गया है। IAC विक्रांत पर एक साथ 30 एयरक्राफ्ट तैनात किए जा सकते हैं। मतलब वायुसेना की एक बहुत बड़ी टुकड़ी समुद्र की लहरों पर एक साथ तैनात करने की क्षमता। कुल 1600 नौसैनिकों का स्टाफ एक बार में इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात रहेगा। मतलब यह कि विक्रांत समुद्र के बीच बसे किसी शहर से किसी भी मामले में कम नहीं होगा। टॉर्पीडो से लेकर मिसाइल तक बड़ी संख्या में विक्रांत पर एक साथ तैनात की जा सकती हैं। जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का एक बहुत बड़ा बेड़ा विक्रांत पर तैनात होगा। इसीलिए समुद्र में भारत की ताकत पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए बहुत बड़ी टेंशन है। हिंद महासागर में चीन लंबे समय से अपने पैर फैलाने की कोशिश में लगा है, लेकिन IAC विक्रांत के आने से देश के सारे दुश्मनों को अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। विक्रांत का दम दिखाने के लिए ही ये कार्यक्रम IAC विक्रांत पर रखा गया था। आजादी के इस अमृत काल में भारतीय नौसेना का विजन एट 100 है, एक फुल्ली आत्मनिर्भर नेवी बनना।
खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की स्वदेशी तकनीक की तारीफ की। INS विक्रांत के हर भाग की अपनी एक खूबी है, एक ताकत है, अपनी एक विकास यात्रा भी है। ये स्वदेशी सामर्थ्य, स्वदेशी संसाधन और स्वदेशी कौशल का प्रतीक है। माना जा रहा है कि IAC विक्रांत के बनने से भारत के लिए कुछ नए रास्ते भी खुलेंगे। अब बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर भारत केवल बनाने में भी समर्थ नहीं है, बल्कि विदेशों में भेजने का काम भी भारत कर पाएगा। और इसके साथ ही भारतीय नौसेना ने ब्रिटिश शासन की आखिरी निशानी को भी खत्म कर दिया। भारत की नौसेना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नया ध्वज दिया, जिसमें ब्रिटिश शासन की कोई निशानी मौजूद नहीं है। भारत की आजादी से पहले ही ब्रिटिश शासन में भारत की नौसेना बना ली गई थी। उसी वक्त नौसेना के ध्वज में बहुत बड़े सफेद रंग के बेस पर लाल रंग की चौड़ी पट्टियों से एक क्रॉस बना होता था। कई बार भारतीय नौसेना का नाम और ध्वज बदला, लेकिन ये क्रॉस नहीं बदला। इस बार भारतीय नौसेना के ध्वज से वो निशानी भी मिटा दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानसिक गुलामी के निशान मिटाने का ऐलान लाल किले से भी किया था। गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। अब भारत की नौसेना की किसी नाव से लेकर बड़े जहाजों तक यही नया झंडा लहराता हुआ दिखेगा, जिस पर भारत का तिरंगा झंडा होगा और ब्रिटिश शासन की कोई निशानी नहीं होगी। उधर भारत सरकार की तरफ से हल्के लड़ाकू विमान तेजस का नया वर्जन तैयार करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी ने LCA Mark II के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी, जिसके बाद तेजस का ज्यादा खतरनाक अवतार बनने का रास्ता खुल गया। क्योंकि नया तेजस पहले से ज्यादा घातक साबित होगा। दावा तो किया जा रहा है कि नया तेजस पुराने मिग की तो जगह लेगा ही, मिराज और जगुआर की भी जगह ले पाएगा, क्योंकि अगले 10 साल में ये सभी फाइटर जेट बदलना जरूरी हो जाएगा। ऐसे में अगर देश को इनका मेड इन इंडिया विकल्प मिल गया तो सेना की चुनौती आसान हो जाएगी। माना जा रहा है कि नए तेजस का इंजन भी पूरी तरह भारत में बनेगा, जिसका सीधा मतलब ये कि ये फाइटर जेट पूरी तरह आत्मनिर्भर भारत की सशक्त मिसाल होगा। भारत के पास पहले से हल्के लड़ाकू विमान तेजस मौजूद है। भारत की वायुसेना के पास 30 तेजस हैं, जिनका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि नए तेजस की सबसे बड़ी ताकत उसकी रफ्तार हो सकती है। ऐसी रफ्तार की पलक झपकते ही गायब हो जाए। अगले 5 साल में तेजस Mark II को तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। अगर ये लक्ष्य हासिल कर लिया गया तो अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमान तैयार करने में भी भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा, जिसके बाद रक्षा उपकरणों के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की मौजूदगी बढ़ जाएगी। कई मायनों में भारत के लिए तेजस का Mark II वर्जन गेम चेंजर साबित हो सकता है। रफ्तार इस नए वर्जन की सबसे बड़ी ताकत बताई जा रही है। इसकी अधिकतम रफ्तार 2385 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। आवाज की गति से लगभग दुगनी होगी यह रफ्तार, इसीलिए इसके नाम के साथ Mark II लिखा जा रहा है। शुरुआत में जो डिजाइन बनाया गया है उसके मुताबिक इसमें 13 तरह के अलग अलग हथियार और मिसाइलें तैनात की जा सकेंगी। कुल रेंज होगी 2500 किलोमीटर, मतलब ये कि एक बार ईंधन भरने के बाद बिना रुके 2500 किलोमीटर तक ये उड़ान भर सकता है। तेजस Mark II की अधिकतम ऊंचाई 56,758 फीट है। ऊपर से हल्का होने की वजह से ये अपनी ऊंचाई कम या ज्यादा बाकी जहाजों के मुकाबले बेहद कम वक्त में कर पाएगा। ये एक 2-सीटर प्लेन होगा जिसमें सेंसर और रेडार पुराने तेजस से ज्यादा आधुनिक और सटीक होंगे। इधर खबर है कि भारतीय सेना को जल्द ही एक ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल मिल सकती है जो चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ा देगी। बताया गया कि सेना के लिए रिसर्च करने वाली संस्था DRDO ने इस घातक मिसाइल का डिजाइन भी तैयार कर लिया है, जो इतनी ताकतवर होगी कि उसके डर से न तो चीन कोई चाल चल पाएगा और न ही पाकिस्तान हमले की जुर्रत करेगा। बताया गया कि जैसे ही ये बैलिस्टिक मिसाइल तैयार हो जाएगी, उसे हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में तैनात कर दिया जाएगा, जो इन इलाकों की पूरी हिफाजत करने में सक्षम होगा। यही नहीं, कहा जा रहा है कि इस मिसाइल के जरिए LAC पर भी सुरक्षा चाक चौबंद हो जाएगी। खबर है कि इस मिसाइल का डिजाइन तैयार करने के बाद DRDO को अब केंद्र सरकार से इसकी मंजूरी मिलने का इंतजार है, और जैसे ही केंद्र सरकार से इस खतरनाक मिसाइल की मंजूरी मिल जाएगी, DRDO इसे बनाना शुरू कर देगा। हालांकि खबर है कि अभी तक इस मिसाइल का नाम सोचा नहीं गया है, लेकिन ये पहली ऐसी मिसाइल होगी जो जमीन के साथ साथ समंदर में भी हमला कर सकेगी, क्योंकि भारत के पास पहले से ही कई घातक मिसाइलें मौजूद हैं जो जमीन से जमीन पर 5000 किलोमीटर तक और समुद्र में 3500 किलोमीटर तक दुश्मन के चक्के जुड़ा सकती हैं।
लेकिन भारत के पास अब तक ऐसी कोई मिसाइल नहीं थी जो अकेले इन दोनों मोर्चों पर दुश्मन से लोहा ले सके। खबर है कि DRDO जो मिसाइल बनाने जा रही है उसकी मारक क्षमता 1500 किलोमीटर तक होगी। बताया गया कि इस मिसाइल की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि चीन हिंद महासागर में एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। ऐसे में देश को मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल की सख्त जरूरत थी और जब ये तैयार होकर सेना के बेड़े में शामिल होगी तो समंदर में देश की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। बिहार के आरा में पुलिस ने भारी मात्रा में विदेशी शराब को बरामद किया। हालांकि इस दौरान आरोपी दुकानदार फरार हो गया। आरा जिले की एक सामान्य सी पान की गुमटी के बाहर कई गाड़ियां पहुंची। अधिकारियों ने फौरन ही गुमटी की तलाशी लेना शुरू कर दिया और यहां से बरामद सामान को देखकर वो चौंक गए। उन्हें भारी मात्रा में विदेशी शराब मिली जिसे अधिकारियों ने जब्त कर लिया। हालांकि इस कार्रवाई के दौरान आरोपी दुकानदार मौके से फरार हो गया। एक गुमटी से शराब मिलने के बाद अधिकारियों ने और भी गुमटियों की तलाश ली। हालांकि वहां से कुछ भी नहीं मिला। बिहार में शराब पर रोक है। जिला प्रशासन को पान की गुमटी की आड़ में शराब बेचे जाने की सूचना मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पान की गुमटियों की तलाशी ली गई। पंजाब में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की गई। पंजाब में पुलिस और प्रशासन ने अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया और जब्त की गई 14,000 लीटर से ज्यादा शराब नष्ट कर दी। लखनऊ एयरपोर्ट पर कस्टम्स विभाग ने एक यात्री के पास से करीब 90 लाख रुपए का सोना बरामद किया। आरोप है कि उसने अपनी बेल्ट में यह सोना छिपाया हुआ था। 16 सितंबर से शुरू होने वाली लेजेंड्स लीग में इरफान पठान मणिपाल टाइगर्स और हरभजन सिंह भीलवाड़ा किंग्स टीम की कप्तानी करते नजर आएंगे। उधर अफगानिस्तान में तालिबान के एक और बड़े नेता की हत्या की खबर है। मुल्ला मुजीब को तालिबान के सबसे कट्टर नेताओं में गिना जाता था, जिसके बम धमाके में मारे जाने की खबर आई। अफगानिस्तान में हुई इस घटना के बाद बहुत बड़ा खून खराबा हो सकता है, क्योंकि इस बार भी हमले का शक इस्लामिक स्टेट के खुरासान मॉड्यूल पर है। हमला अफगानिस्तान के हेरात नाम के शहर में हुआ। हेरात की एक बहुत बड़ी मस्जिद में मुल्ला मुजीब ही मुख्य इमाम था। जिस मस्जिद में मुल्ला मुजीब इमाम था, उसी मस्जिद में धमाका हुआ। दावा किया जा रहा है कि धमाके से थोड़ी देर पहले ही मुल्ला मुजीब वहां आया था। हालांकि तालिबान अब तक खामोश है। उन्होंने ये तक नहीं बताया कि मुल्ला मुजीब जिंदा है या उसकी जान जा चुकी है। लेकिन बताया जा रहा है कि जहां मुल्ला मुजीब बैठा करता था, धमाका उसके ठीक सामने वाली कतार में बैठे शख्स ने किया। कुछ ऐसा ही आत्मघाती हमला इससे पहले पिछले महीने भी हुआ था। उस वक्त रहीमुल्लाह हक्कानी की मौत हुई थी। रहीमुल्लाह हक्कानी की मौत के पीछे भी इस्लामिक स्टेट का हाथ बताया गया था। तब से ही इस्लामिक स्टेट और तालिबान आमने सामने है और अफगानिस्तान में दोनों के बीच तलवारें खिंची हुई हैं। माना जा रहा है कि जंग का वही माहौल मुल्ला मुजीब के अंत की वजह भी बन गया, क्योंकि जिस हेरात शहर में मुल्ला मुजीब की मौत की खबर है, वहां पहले से तनाव बना हुआ था और पता चला है कि 2 दिन पहले ही वहां इस्लामिक स्टेट और तालिबान के आतंकियों के बीच खूनी जंग हुई थी। दोनों के बीच बमबारी और भारी गोलीबारी भी हुई थी, जिसके बाद इस्लामिक स्टेट के 3 आतंकियों के मारे जाने की खबरें आई थी। खुरासान ग्रुप ने उसी वक्त ऐलान कर दिया था कि वो इन तीनों की मौत का बदला बहुत जल्द लेगा। इसीलिए अब दोनों घटनाओं को जोड़कर देखा जा रहा है। मुल्ला मुजीब का अंत तालिबान के लिए बड़ा झटका है कि अफगानिस्तान में तालिबान का डर लोगों के दिलों में बिठाने में मुजीब का बड़ा हाथ था। वो इस्लाम की कट्टरपंथी विचारधारा रखता था, लड़कियों के घर से निकलने के खिलाफ था। उसने तो ये फरमान सुनाया था कि अगर तालिबान के किसी हुक्म को मानने से किसी ने भी इनकार किया तो उसका सिर कलम कर दिया जाएगा। रहीमुल्लाह हक्कानी के बाद मुल्ला मुजीब की हत्या अफगानिस्तान में सरकार चला रहे तालिबान को सीधी चुनौती है।